Teachers, welcome to our next session where we are going to cover theme 10 of school health and wellness training. And in this theme or like in this module, we are going to talk about safety and security against violence and injuries. Now, this is again a very pertinent topic for our community or for our environment. क्योंकि वायलेंस की अगर हम बात करें तो वायलेंस तो कॉमन फेनोमेना है, ये डेली हमारे इर्द गिर्द होता ही रहता है, राइट। स्कूल में बुलिंग का केस हो सकता है, स्कूल में जो है फिजिकल वायलेंस भी होता है, राइट। कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे के अगेंस्ट कर सकता है, कभी टीचर भी जो है बच्चों के अगेंस्ट कर सकते हैं। फिजिकल वायलेंस जो है वो वर्बल भी होता है, अगर हम वर्बली ही किसी को कुछ नेगेटिव बोलते हैं अगर, तो ये भी एक जो है टाइप ऑफ वायलेंस ही है, समझे कि नहीं। इमोशनल वायलेंस होता है जब आप अपने शब्दों का प्रयोग करके या फिर अपने एक्शन का प्रयोग करके किसी को ह्यूमिलिएट कर देते हैं, तो ये भी एक वायलेंस है। और वायलेंस की वजह से जो इंजरीज होती है, तो इंजरीज भी एक ही तरह की नहीं है। इंजरीज जो है वो फिजिकल भी हो सकती है, शरीर पे भी जख्म होता है, दिल पे भी जख्म होता है, मन पे भी जख्म होता है, राइट। योर साइकी कैन बी अफेक्टेड थ्रू सर्टेन एक्शंस, सर्टेन वर्ड्स, सर्टेन जेस्चर्स। तो इस सेशन में हम लोग जो है इसी तरह के वायलेंस और इंजरीज के बारे में बात करेंगे और सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में, उसके बारे में भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल का जो है की ऑब्जेक्टिव ये है कि लर्नर जो है उसके वो जो है वायलेंस और इंजरीज से कैसे खुद को सेफ रखा जाए, उसका जो है नॉलेज और स्किल उनमें डेवलप होगा, और साथ ही साथ जो है सबके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट को प्रमोट किया जाएगा। वायलेंस, अब्यूज, अनसेफ सिचुएशन, इन सब का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जाएगा और कैसे इन कंडीशंस में रिस्पॉन्ड किया जाए ताकि हम खुद को या दूसरों को सेफ रख सके, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि असर्टिव कम्युनिकेशन का भी रोल हम लोग देखेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अब्यूज, वायलेंस और रिस्की बिहेवियर, इन सबको जो है थोड़ा बेहतर तरीके से हम समझेंगे, और इसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या होना चाहिए, वायलेंस या अब्यूज के केस में कलेक्टिव रिस्पॉन्स हमारा क्या होना चाहिए, किस तरह से जो है एक सेफ इन्वायरमेंट हम जो है क्रिएट कर सकते हैं जहां पर कि सबके डिग्निफाइड और रेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट का जो है सिचुएशन तैयार हो। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन दिस मॉड्यूल। So as always, we are going to watch this video first. Sorry, I think this video is not ready to play. Gender equality, growing up healthy, interpersonal well-being से रैंक ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। एक सेकेंड सर, we had covered emotional well-being, sir. Reproductive health we have covered. Safe use of internet gadgets will come next. Promotion of healthy lifestyle, which also covered. Prevention and management of substance abuse is also done. Yeah. अपना टिफिन बॉक्स मत भूलो नीता। Again, I will just request you to watch this video carefully and jot down some points if you find them important, so that we can, base rest of our discussion around this video itself.
रुको अनीता, उस दिन मैंने देखा कि कुछ लड़के लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया। इसलिए सावधान रहना और अपना ख्याल रखना होगा। हाँ, मैं आपकी चिंता समझती हूँ पापा। मैं ध्यान रखूंगी। बाय बाय। क्या हुआ परिवार? कहाँ जा रही हो ब्यूटीफुल? मुस्कुरा तो दो। अच्छा, तो तुम हमें भाव भी देती हो ना? अब इतनी भी अच्छी नहीं दिखती। तुम ठीक तो हो अनीता? क्या बात है? स्कूल के रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझको सीटी मारी और भद्दे कमेंट्स किए। ये सब एक हफ्ते से हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये खौफनाक है। क्या तुमने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया? मुझे डर है कि वो कहीं मेरा स्कूल न छुड़ा दें। अनीता, मुझे लगता है तुमको हमारी क्लास टीचर से बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। नीरज और मैं तुम्हारे साथ चलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैम, हम सब यहाँ अपने दोस्त की मदद करने आए हैं। बोलो अनीता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैम, घबराओ मत बच्चे, मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए बेझिझक बताओ, डरो मत। मैम, एक हफ्ते से स्कूल के रास्ते में बड़ी उम्र के लड़कों का एक ग्रुप मुझको देखकर सीटी मारता है और भद्दे कमेंट्स पास करता है। मुझे इस बारे में मम्मी पापा से बात करने में डर लगता है। मैम, मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ नीरज, बताओ ना। कुछ दिन पहले हमारी स्कूल बस के ड्राइवर ने मुझे जबरदस्ती अपने पास बैठाया। उसने मुझे छुआ, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने हटने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो बोला कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मुझे सजा देगा। मैं बहुत डर गया था। मुझे दुख है कि ऐसा हो रहा है। ये मामला बहुत ही गंभीर है। कल ही एक छात्र ने शिकायत करी कि खेल के पीरियड के दौरान एक बड़ी कक्षा के लड़के ने उसे मैदान में लात और घूंसों से मारा। बच्चों, हिंसा शारीरिक, लैंगिक अथवा मानसिक हो सकती है और स्कूल या उसके आसपास घटित हो सकती है। हिंसा स्कूल में ऐसे स्थानों में हो सकती है जहाँ किसी का ध्यान न जाता, जैसे कि खेल के मैदान, अलग-थलग कमरे और खाली गलियारे में। जागरूक रहना और मदद मांगना बहुत जरूरी है। तुम दोनों बहुत बहादुर हो और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये बात बताई। हमें प्रधानाचार्य से मदद मांगनी चाहिए। आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर पहले। हाँ, क्या? सर, आप तो मानते ही हैं कि हिंसा एक बच्चे के विकास को नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण चिड़चिड़ापन, खराब शैक्षिक प्रदर्शन, स्कूल ना आना और समाज से अलग-थलग रहने की प्रवृत्ति पनप सकती है। हमें कुछ करना चाहिए सर। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बात मुझे बताई। हमारे स्कूल परिसर के अंदर या बाहर किसी भी दशा में हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। मैं इस पर कड़ी कार्यवाही करूंगा। हम छात्रों, अध्यापकों, अभिभावक, शिक्षा समितियों और क्षेत्रीय नेताओं के सहयोग से सुरक्षित शैक्षणिक माहौल के लिए एक अभियान चला सकते हैं। ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जैसा अनिता और नीरज के साथ हुआ वैसा फिर दोबारा ना हो। ये बहुत अच्छा सुझाव है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे हिंसा पर आकर्षित करना चाहूंगा। हिंसा का किसी भी बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। हिंसा सभी की भलाई और प्रत्येक छात्र के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के हमारे विद्यालय के मुख्य उद्देश्य में बाधक है। बच्चों, हिंसा और उत्पीड़न से बचाव तुम्हारा अधिकार है। जब तक तुम्हारी आवाज सुनी नहीं जाती, तब तक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते रहो। अपने साथियों को सहयोग करो और उनकी आवाज उठाने में मदद करो। रीना मैम, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगी? बच्चों, कृपया डरो मत। हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं। हमने एक ड्रॉप बॉक्स लगाया है जिसमें आप हिंसा के मामलों की सूचना दे सकते हैं। आप बाल सुरक्षा हेतु काम करने वाले चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर भी कॉल कर सकते हैं। हम आपकी शिकायत पर छानबीन करेंगे और जरूरी कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद मैम। बच्चों, अगर आपको कुछ भी बताना हो तो आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। सुरक्षित रहें। हमें अपने बच्चों को एक हिंसा मुक्त जिंदगी देनी है। जिम्मेदार अभिभावक
सामुदायिक नेता के नाते हमें उनकी बात सावधानी से सुननी होगी। हमें उन पर कोई आरोप नहीं लगाना है। पूरे समुदाय को ऐसे माहौल का निर्माण करना होगा जहां बच्चे हिंसा, चोट व दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहें। चलिए हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए सुरक्षित, भयमुक्त व जीवन शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्य करें। So, well, what are different types of violences that has been discussed in this video? Teasing, fighting. Sir. टीजिंग है, फाइटिंग है, अब्यूजिंग है, फिजिकल अब्यूजिंग, ये सारे वायलेंस की कैटेगरी में आता है इसमें जो Okay. लिखा गया इसमें। हाँ, please sir, have the mic first. Violence with a good touch or bad touch, sir. Yes sir, that's sexual That's violence. also a very means violenting, and we should be aware of that. Yes sir, sexual violence is a इसको हाँ, very sexual violence- pervasive problem. जैसे सर ने eve teasing का ही मुद्दा बताया, तो eve teasing is actually part of like mental torture. violence. At the same time, it is also a form of sexual violence. बिल्कुल। Similarly, उस बच्चे के साथ जो बस में होता है, right? That is also another example of sexual violence, right? Physical violence होता है और mental violence होता है. So we will do one thing. Let me start. Now here we have two stories. I'm not sure if you can read it. यहाँ पे तो Okay, so in that case, I will read it for you. इस समय हमें खाएगा तो तो एक दिन जो है ओशा अपने मैथ्स का नोटबुक जो है अपने मैथ्स टीचर के पास लेके जाती है. ओके, मैथ्स टीचर जो है उसके मिस्टेक्स को देख के उसकी टीचर जो है वो रिमार्क करती है कि तुम स्कूल आने का कष्ट ही क्यों कर रहे हो, आफ्टर ऑल तुम्हें पढ़ के मिलने वाला क्या है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है. हम लोग क्या आपको लगता है कि ये वायलेंस है? यस सर, किस तरह का वायलेंस है? चलिए, मेंटल इमोशनल वायलेंस हुआ ये. नाउ शुड आई आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन? torture. How many times you people do in the class? Right. I'm not going to use the pronoun you. I'm going to use the pronoun we, क्योंकि ये सबकी बात है कि we are one entity as a community. हम सब टीचर्स हैं, तो अगर कोई भी करता है तो मतलब हम सब करते हैं. हम ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं करता या फिर मैं नहीं करता या वो करते हैं वो करते हैं. Anyone, you will be remembered as a teacher, right? जब तक आप उस कम्युनिटी का मेंबर हैं तो वहां पर जो है I और you नहीं चलेगा, we चलेगा. So do we do it? Yes sir. That's my question. Yes sir. We do it. At times, not always, but at times we do, sir. At times, sometimes we do, sir. Yes sir. तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये 10% जो है ना वो नेगेटिव है, 90% केस में ये पॉजिटिव भी है. बच्चों को ये एहसास होता है कि मुझे चैलेंज किया जा रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे कुछ करके दिखा देना है. Okay. ठीक है ना? ऐसा Well, मैंने that's- प्रैक्टिकली मैंने फील किया है, ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ. That's मेरे one way of looking at it. मेरे प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने जब भी वो मोटिवेट करते थे तो वो इस तरह से ही मोटिवेट करते थे. मैंने देखा है कि 90% बच्चे पढ़ने लगते थे. लेकिन सर जब वो हमसे एग्री इससे देखिए हम sir, that's also a violence actually sir. You see sir, that is a thing कि हम लोगों का जो भी प्यूनिटिव सिस्टम, हम लोग जो है हम लोगों ने एक प्यूनिटिव सोसाइटी का निर्माण किया है. क्लास से बाहर निकाल देना सर. हम क्या कह रहे हैं आपको कि हम लोगों ने एक प्यूनिटिव सोसाइटी का निर्माण किया है जहां पर कि गलती करने पर आपको सजा मिलती ही मिलती है. जी और ये जो है एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है एक्चुअली. ज्यूरिस्प्रूडेंस जो कि बेसिकली जस्टिस से रिलेटेड फिलॉसफी से डील करता है, वहां पर जो है इन्हीं बातों पर चर्चा होती है कि आखिरकार जस्टिस का रूप क्या होना चाहिए. शुड इट्स रोल बी रिफॉर्म और पनिशमेंट, और रिफॉर्म थ्रू पनिशमेंट. तो देखिए, रिफॉर्म थ्रू पनिशमेंट कम से कम हमारा जो कह सकते हैं कि
सिस्टम है उसमें ये तो साबित हो गया है कि रिफॉर्म थ्रू पनिशमेंट इज नॉट पॉसिबल। कितना चोर है जो कि जेल से आने के बाद जो है साधु बन गया है, पॉकेट मार है और वो जो है अब ईमानदारी से काम करता है। और डकैत बन जाता नहीं, वो लगता है उसको, वो जो है ग्रेजुएशन करके आया है उधर से, अगली बार जाएगा तो पीएचडी कर लेगा। सर बता रहे हैं कालिदास इसका उदाहरण है। कालिदास तक सिमट के रह गया। सर यस प्लीज। कालिदास इसका उदाहरण है कि डाकू से एक बैंक। कालिदास नहीं थे वो सर, कालिदास नहीं थे। अंगुलीमाल थे और अंगुलीमाल थे। वाल्मीकि ऋषि जो हैं वो उसके एग्जाम्पल हैं। कालिदास हाँ, कालिदास के केस में जो है ह्यूमिलिएशन ने रोल प्ले किया था। हाँ, उनकी वाइफ ने जो उनको डांटा उसके बाद यस सर, वो भी तो वायलेंस सॉरी है ना सर। जिसके लिए वो कुछ भी करते हैं। और कुछ भी किया उन्होंने तो उन्होंने बट वहां पे देखा जाए तो उसकी वाइफ ने उसके लिए मिरर का काम किया मैम। उन्होंने कहा अगर आप मेरे लिए इतना कष्ट कर सकते हैं कि इस तूफान में आप चले आए, इतना कष्ट अगर आप सरस्वती के लिए कर लेते तो शायद कुछ बन जाते। At that time that was something better than doing that. दैट गेव हिम मोटिवेशन। लेकिन सर मैं बस ये पूछ रहा हूँ, या इससे पहले मैंने एक चीज कहा था कि कैन एक्सेप्शंस बी द नॉर्म? No, exceptions normal नहीं हो सकते। नहीं, जब हम डांटते हैं तो हर एक उम्र के बच्चे के प्रोसेसिंग की एबिलिटी अलग अलग होती है। सरिता मैम अपने क्लास में बच्चों को उतना डांट नहीं सकती है। रीजन यह है कि उनके क्लास के बच्चे का जो है ह्यूमिलिएशन या पनिशमेंट को हैंडल या प्रोसेस करने का एबिलिटी अलग होगा। कॉलेज लेवल पर जब बच्चे पहुंचते हैं वो ज्यादा मैच्योर्ड हो जाते हैं, उनमें जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन की एबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन वही जब हम एडोलेसेंस वाले एज में होते हैं तो एडोलेसेंस में सेल्फ रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है या फिर ईगो ज्यादा होता है? कई बार जो है बच्चे ईगो पर ले लेते हैं इस बात समझे कि नहीं? अब मैंने क्या कहा कि हम सब ऐसे सोशल सिस्टम के प्रोडक्ट हैं दैट इज प्यूनिटिव इन नेचर, कि हमारा कल्चरल सिस्टम ही जो है पनिशमेंट पर बेस्ड है। बचपन से लेके हर एक जगह देख लीजिए, गलती करने पर क्या मिलती है? नहीं सर, मेरा दो चीजें सर। सबसे बड़ी बात, मैं ये नहीं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ बच्चे के हिसाब, बच्चे के तरफ से कि क्या सिर्फ नहीं पढ़ना कोई गुनाह है क्या? अगर वो नहीं पढ़ के आया या कुछ नहीं याद करके आया तो क्या वो पनिशमेंट का हकदार है क्या, या फिर वो किसी और चीज का हकदार? सजेस्ट करिए किस चीज का हकदार है वो। द रीजन बिहाइंड नॉट डूइंग इट। यस सर, देखिए पनिश की जगह पर आप अवार्ड भी दे सकते हैं। यहाँ अवार्ड नहीं काम करेगा। देखिए अब जो बच्चा काम नहीं करके आया है उसको अगर आप अवार्ड दे रहे हैं तो या तो आप सार्केस्टिकली दे रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो बच्चा भी अवार्ड का कल्चर समझता है, उसको लगेगा। और नहीं तो फिर कहीं आप अगर सिंसियरली दे रहे हैं तो फिर तो वो दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करेगा, बेटा काम करके मत आओ सर अवार्ड देंगे। या जो कर रहे हैं वो खुद भी उससे मोटिवेट। जैसे कि जब क्लास से हम बच्चों को बाहर निकालते हैं तो हम टेक्निकली उनको रिवॉर्ड कर रहे हैं। क्लास से जब हम बाहर निकालते हैं तो बच्चों को हम टेक्निकली रिवॉर्ड दे रहे हैं, बेटा जाओ तुम फ्री हो। खास करके अगर आप 2 बच्चे को निकाल दिए ना कम से कम, तब तो पक्का रिवॉर्ड है उसके लिए, क्योंकि बाहर देख के आराम से दोनों फुसफुसा के बात कर रहा है और हंस रहा है। यस मैम, एक दिन का तो नहीं ही करके आए थे, आज भी नहीं पढ़ना पड़ रहा है, 2-2 दिन का मजा आ गया हमारे उसमें। पनिशमेंट को देन एंड देयर को निकाल दिए तो 2-3 और ऐसा करेगा जो हमको भी निकाल दे। वो भी निकाल दे, बाहर ही पार्टी करेंगे। आप कोई भी पनिशमेंट दीजिए सिवाय मारने के, उसको देन एंड देयर किल कर दे, उसका कोई गम अगर नहीं। वो कौन सर का बात? एग्री कर लेगा मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो एग्री नहीं करता है, उसको लगता है कि नहीं आई एम एबल टू डू, तो फिर वो तब सर वो आपको वेंजियंस के साथ दिखाएगा वो चीज। तब वो सिर्फ ये नहीं दिखाएगा कि हम कर सकते हैं, वो आपको ये भी दिखाएगा कि हम आपसे बेहतर कर सकते हैं। that is also that will also not be a very desirable situation because the conflict remains there nonetheless। बात समझे कि नहीं? जब तक बच्चे और हमारे बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन नहीं रहेगा तब तक जो है प्रॉपर एकेडमिक ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। सर समय के लेकिन साथ ये रिलेशन बदलता चला गया है ना जी सर, समय के साथ जो आप कह रहे हैं रिलेशन, ये रिलेशन बदलता हुआ चला गया। बिल्कुल, प्लीज कैन यू एलेबोरेट ऑन दैट? मान लीजिए पहले के जो स्टूडेंट एंड उसके गुरु होते थे उनका रिलेशन और अभी का रिलेशन, जी,
वो काफी ज्यादा डिफरेंशिएट है। बिल्कुल। लेकिन सर उस मैं इसके फेवर में हूँ। क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले के जो थे वो गुरु थे, लेकिन अब जो टीचर बन रहे हैं वो गुरु नहीं फ्रेंड ज्यादा बन रहे हैं। और इससे क्या एक तरह से अच्छा भी है कि कई बार जो मतलब एज ए गुरु वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो हमें नहीं निभाना पड़ रहा है। हमें बहुत कुछ वो बच्चे शेयर करते हैं और हम लोग बहुत कुछ उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, जो कि पहले के टीचर नहीं कर पाते थे। सर मैं थोड़ा एक इंटरजेक्ट कर दूंगा कि जब हम गुरु आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं तो वो जो कि हमारी देसी शिक्षण व्यवस्था थी, तो उसमें जितनी कॉमरेडरी थी उतनी हमारे आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पॉइंट आउट किया सर ने कि पहले जो छात्र होते थे, शिष्य होते थे, वो गुरु से खुल के बात नहीं कर पाते थे। एक्चुअली सर उस समय में जो है शिष्य का पूरा जीवन ही गुरु के साथ बीतता था, और इस वजह से जो है वो गुरु और गुरु माता, जी मैं बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा वाली बात पे मैं चला गया हूँ, क्योंकि हमारी तो पुरातन जो है शैक्षणिक व्यवस्था वही रहती थी कि जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति है उनके यहाँ जाके आपको पढ़ना है। और वहां पर एक्चुअली सर करिकुलम फिक्स नहीं होता था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन था वो, कि आपको अगर ढंग से लिखना पढ़ना आ गया तो आप अगले ग्रेड के लिए है। वहां पर जो है ये पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं था, फिक्स करिकुलम नहीं था। और वहां पर बच्चे जो है वो अभी की तुलना में ज्यादा फ्रैंकली बात करते थे, है ना, कि गुरुजी परिवार में माँ बीमार थी तो हम ये काम कर रहे थे, पिताजी जो है वो इस तरह का काम करते हैं इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। कुल मिलाकर जो है बच्चे जो थे वो गुरु को अपने दूसरे गार्जियन के रूप में देखते थे और गुरु भी बच्चों को उस रूप में देखते थे। व्यवस्था में देखिए बदलाव आता है जब वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम आता है, जिसको कि हम लोग भी कैरी ऑन कर रहे हैं। उसके बाद एक बदलाव आता है कि अब जो है विद्यालय एक अलग बिल्डिंग बन गया, टीचर जो है अलग प्रोफेशनल्स बन गए जिनका कि काम है एक पार्टिकुलर जो है रोल को जो है पूरा कर देना, और छात्र का भी जो है वही एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन है। सिर्फ यहां से जो है बदलाव आना शुरू हो गया, जहां पर बच्चे को स्कूल से पढ़ने के लिए आना है और गुरुजी को विद्यालय जो है सिर्फ पढ़ाने के लिए आना है। लेकिन फिर से देखिए कहीं ना कहीं जो है उसी एंशिएंट कल्चर, उन्हीं एंशिएंट वैल्यूज को रिवाइव करने का प्रयास होता है, जबकि हम टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वी शोल्डर सम ब्रॉडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि हम लोग भी एज ए टीचर, हम लोग भी तो इसी सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं। तो पनिशमेंट देना या रिसीव करना ये हम लोगों ने बचपन से सीखा है। आपने भी जब कभी पढ़ाई की होगी आपको भी गुरुजी से जो है पढ़ा होगा। हम लोग के टाइम में तो भाई अच्छे टीचर की पहचान थी कि कितना लाठी मारेंगे। नहीं, उमेश मास्टर का नाम अभी तक फेमस है हमारे गांव में। उमेश मास्टर को आप कैसे जानते हैं? हाँ, इसलिए वही तो मैंने कहा, उमेश मास्टर तो कई नाम पढ़ाने आते थे ठीक है ना, लेजेंडरी थे मैम वो। बढ़िया बढ़िया बच्चा जो होता था ना, केवल नाम अगर सुन लिया कि उमेश सर का साइकिल घुस गया है, ठीक है ना, तो जो बच्चा कहीं गुल्ली भी खेल रहा होगा ना वो भागा भागा स्कूल पहुंचेगा पहले, क्योंकि उसको पता है कि 4 ठो मुस्टंड जो है वो हमको पकड़ने के लिए आएगा ही 5 मिनट के बाद। तो इससे पहले कि वो हवा में जो है तो माइयों ने जुलल को, बाबुओं ने जुलल को करते हुए लेके जाए, उससे पहले हम खुद पहुंच जाते हैं। समझे कि नहीं? चोर नहीं, कड़क थानेदार आया तो चोर पहले सरेंडर कर देता है, तो वही हिसाब किताब था। लेकिन देखिए समय के साथ क्या हुआ है सर कि हमारा फिर से सर्टेन नॉलेज एरिया में हमारा जो है डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है कि कई रिसर्चेज वगैरह जो है वो सामने आए हैं, और कुछ रिसर्चेज जो है वो ये भी इंडिकेट करते हैं कि जब हम बच्चों को काफी ज्यादा जो है फिजिकली पनिश करते हैं या फिर ह्यूमिलिएट करते हैं, तो उससे होने वाला चेंज जो है वो सिर्फ फिजिकल या मेंटल लेवल तक नहीं रहता, वो जेनेटिक लेवल तक अपना इम्पैक्ट दिखा सकता है। Now this research was shared by one of my student who is pursuing his PhD in Australia. मेडिकल साइंस से ही वो PhD कर रहा है, so this is somewhat reliable information. नहीं सर, क्लास से निकाला नहीं जाता, उनको डिटेंशन दिया जाता है। डिटेंशन मतलब कि आप स्कूल के बाद आप रुक जाइएगा, या फिर जैसे कि वहाँ पर ज़्यादातर स्कूल्स में स्पोर्ट्स का एक काफ़ी वाइब्रेंट कल्चर होता है, तो जो बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं या जिन बच्चों का एकेडमिक्स पुअर हो जाता है काफ़ी ज़्यादा,
उन्होंने क्या कर रखा है कि स्पोर्ट्स के लिए भी उन्होंने एक थ्रेशोल्ड तय कर दिया है कि बेटा इतना % तुम्हारा अगर स्कोर आएगा, ये सारा असाइनमेंट तुम्हारा टाइम पे कंप्लीट होगा, ओनली देन यू कैन प्ले फॉर द स्कूल टीम, अदरवाइज यू कैन नॉट प्ले फॉर द टीम। ठीक है, तो अब वहां पर भी जो है बच्चों के लिए एक इंसेंटिव होता है कि इवन इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तब भी तुमको एक सर्टेन लेवल ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। और स्टडीज ये भी प्रूव करती है कि अगर बच्चा स्पोर्ट्स के प्रति एकेडमिक्स के प्रति डेडिकेटेड रहेगा तो स्पोर्ट्स में उसका परफॉर्मेंस और बेहतर होगा। रीजन ये है कि देखिए पढ़ाई जो है सर, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज क्या दे रहा है वो तो अलग चीज है, पढ़ाई जो है वो आपको डिसिप्लिन सिखा रहा है। अगर आप नहीं भी चाहते हैं तो भी किसी काम को लग के करना, परसिवियर करना, ये ट्रेनिंग आपको एजुकेशन देती है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर हमको बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, पढ़ाई में मेरा जो है इंटरेस्ट नहीं है। और मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि बेटा अगर तुम ये पढ़ाई नहीं कर पाए, आज पढ़ाई छोड़ के भाग रहे हो, तो क्या पता कल बाबू का 10 लाख दुकान में लगा के वहां से नहीं भागोगे। क्योंकि अगर पढ़ाई में मेंटल स्ट्रेस है तो बिजनेस में मेंटल स्ट्रेस नहीं है क्या? पढ़ाई में अगर आपका होमवर्क छूट जाता है या कोई चीज आप करते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में पुअर रिजल्ट आता है, तो बिजनेस में नहीं लगता है घाटा क्या? तो एजुकेशन जब हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं तो हम बच्चों को रेजिलिएंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो इमोशनली रेजिलिएंट हो, मेंटली रेजिलिएंट हो, वो फिजिकली रेजिलिएंट हो, कि अगर उनको झटका भी लगे तब भी वो जो है दोबारा खड़े होकर वो प्रयास अपना चालू रख सके, पहली बात। और इसके अलावा दूसरा पहलू ये है कि अगर उनके सामने बड़ा से बड़ा चैलेंज आए तो भी कैसे कोप करना है ये भी वो समझे। अगर बच्चा 4 दिन पढ़ाई के प्रेशर में अगर गिव अप करने लगता है कि आई कैन नॉट डू दैट, मतलब कहीं ना कहीं उस बच्चे में रेजिलियंस कम है, हमें उसको बिल्डअप करना है। तो देखिए यहां पर वही चलता है कि थोड़ा दोनों तरफ से पुश एंड पुल दोनों चलना चाहिए, है ना, कि बच्चों को एक तरफ जहां हम बच्चों के लिए एक टारगेट सेट करते हैं, और आई थिंक पिछले सेशन में हम लोगों ने रेजिलियंस पर जो है एक सेशन भी अटेंड किया, ऑर्गेनाइज किया था इन हाउस ट्रेनिंग, कि एक तरफ आप बच्चों के सामने जो है चैलेंजेस डालिए और दूसरी तरफ आप उनको एप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करिए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि, यस मैम, सर जैसे हायर क्लास का बच्चा अगर कोई होमवर्क करके नहीं लाता है तो उसके लिए एक पनिशमेंट मतलब उसके लिए अच्छा होता है। जैसे अगर वो होमवर्क करके नहीं लाया तो उसी को 5 टाइम्स या 10 टाइम्स उसको रिपीट करना है वेरी तुरंत। गुड। इससे उसको याद भी रहेगा और पनिशमेंट में मतलब रहेगा कि जो हाँ अगर हम अगली बार होमवर्क करके नहीं ले जाएंगे तो हम फिर से हमको इतना ज्यादा लिखना पड़ेगा। वेरी नाइस। इससे पनिशमेंट भी हो जाएगा। 8 टाइम्स, मतलब एक बार 5 बार करने से बेटर है एक बार घर से करके लाऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी बेनिफिशियल रहेगा। नहीं, सबसे अच्छा है। यस दैट इज ऑल्सो देयर, वेरी नाइस मैम। देखिए चलिए पहला चीज तो ये है लेकिन कि आई मीन थोड़ा सा हम लोग जो है टेंजेंट चले गए थे, लेकिन इट वाज स्टिल अ वेरी प्रोडक्टिव डिस्कशन नॉनदलेस, राइट, कि वायलेंस के रीजन को समझना भी जरूरी है, तभी जो है हम लोग वायलेंस को प्रिवेंट करने का काम कर पाएंगे या फिर इसके अगेंस्ट जो है या इसके प्रति जो सेफ्टी या सिक्योरिटी होनी चाहिए उसके बारे में बात कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक सिनेरियो है कि एक लड़की जो है वो लोकल मार्केट में जा रही है, कुछ लड़के उसे देखते हैं और वो जो है रिमार्क पास करना शुरू करते हैं और फिल्मी गाना जो है वो गाना शुरू कर देते हैं और गाना गाते गाते जो है वो जोर से हंस पड़ते हैं। लड़की जो है वो पीछे पलट के देखती है उनके डायरेक्शन में और चुपचाप जो है वहां से चली जाती है। Now see, like most of these violences are something that you witness, और इस तरह के वायलेंस में आप जो है केवल टीनेजर्स को नहीं देखिएगा, मैंने 45 साल के आदमियों को देखा है इस तरह के वायलेंस में जो है इंडल्ज करते हुए। सॉरी, सॉरी मैम, यस। अब देखिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है पॉइंट, लेकिन क्या होता है कि आपने सुनने के बाद क्या किया?
चल दिए वहां से। हाँ देखिए, अब यही चीज हो जाती है कि वो लोग जो है तो वहां पर सीनियर सिटीजन कार्ड प्ले कर देंगे ना। हाँ, वहां पर फल्ला का बेटी हमारे सामने आके ऐसे पूछ रही थी। Yes, ma'am. So that is why I am telling you that this is not going to be one day matter कि एक दिन हम बोल दिए और जो है सब बदल जाएगा, है कि नहीं? This is not creationist theory कि भगवान ने कहा और दुनिया बन गई। It's all about evolution. It is an evolving process. तो देखिए, पहली बात यह है मैम कि इस तरह की सामाजिक व्यवस्था एक दिन में नहीं बनी है। ये नहीं, पहले ऐसा सनातन नहीं है मैम। ये It's not since the evolution of mankind. इंडस वैली सिविलाइजेशन से ऐसा कोई हमको एविडेंस नहीं मिला है। तो देखिए, एक चीज हमेशा जान लीजिए प्लीज, थैंक यू फॉर शेयरिंग मैम। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कल्चर बनता है उस कल्चर को बनाने में हमारे सोसाइटी का और मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है। तो अगर हम इस टीजिंग वाले कल्चर की भी बात करें या जो भी वायलेंस की आप बात करिएगा, सभी वायलेंस को कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस को मीडिया ने स्क्रीन पर दिखाया और वो एक्सेप्शन जो है अब नॉर्म बन गया। अगर टीजिंग कहीं पर एक्सेप्शनली होता होगा, मीडिया ने उसको जो है इस तरह से दिखाया कि वो ग्लैमराइज हो गया और अब जो है सब सीख गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर कहीं एक जगह पर हुआ होगा, मीडिया ने उसे जो है मिर्च मसाला लगा के दिखा दिया। नाउ एवरीवेयर किड्स आर एक्टिंग लाइक दैट, राइट? यू हैव शोज लाइक मिर्जापुर, हेंटेन, लालटेन, सब गांव के नाम पर एक एक शो बना दिया है सब। लेकिन पॉइंट क्या है कि दे पिक द एक्सेप्शंस, दे प्रेजेंट इट इन अ ग्लैमराइज्ड वे एंड देन इट बिकम्स द नॉर्म। सॉरी, आई हैवंट वॉच्ड दैट मूवी सर, ठीक है ना? सॉरी, नहीं सर, देखिए पहली बात तो यह है कि मैं कभी भी मूवी देखने थिएटर जाता ही नहीं, ठीक है ना? क्योंकि मुझे वहां पर कैदी वाली फीलिंग आती है। जितना भी फिल्म देखना था सर ग्रेजुएशन तक देख लिए, ग्रेजुएशन के बाद आज तक सिनेमा हॉल में एक भी फिल्म नहीं देखे। एक बार गए भी थे, 15 मिनट के अंदर में भाग गए हम वहां से, क्योंकि बहुत बोरिंग लग रहा था। एक साथ बैठ के 100 आदमी के साथ मूवी देखने का क्या मजा है सर? देखना भी है तो घर पे बैठ के आराम से कंबल ओढ़ के देखेंगे, है कि नहीं? बट कमिंग टू द मेन मुद्दा नाउ, राइट, कि हमारा जो कल्चर है वो इस तरह के वायलेंसेस को नॉर्मलाइज कर देता है, ठीक है ना? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है और इसीलिए हम लोग यहां पर वायलेंस आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई वायलेंस या कोई चीज जब नॉर्मलाइज हो जाता है, अगर चोरी नॉर्मलाइज हो जाए तो आप चोर को देख पाइएगा नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल चीज है, तो उसमें देखने वाली क्या बात है? तो अगर वायलेंस नॉर्मलाइज हो जाता है, I remember there was a time when if you used an abusive word in this area, people will be like willing to kill you for that word. मां बहन इस सब से संबंधित अगर एक शब्द का प्रयोग हो जाए कोई अगर, तो दूसरा इतना एग्रेसिव होता था कि अभी तुमको हम दिखा देते हैं। There was a time, ज्यादा नहीं, 20-25 साल पहले की बात है, 20 साल पहले ज्यादा से ज्यादा। अब का समय यह हो गया है कि यू पास थ्रू एनी पार्ट ऑफ योर विलेज एंड यू विल फाइंड पीपल आर फ्रेंडली, गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर्स मदर, सिस्टर, एवरीवन। वही मैं बात कर रहा हूं सर, वो कॉम्प्लीमेंट ऐसा ही देते हैं, है ना? हाँ, जब मैं दिल्ली गया था, वहां का टोन, लैंग्वेज, देखिए तो हमने पूछा था कि ऐसा क्यों है, अब माँ बहन, भाई बहन, बेटी सबके साथ इस तरह लैंग्वेज यूज करते हैं। ये गाली हो रही है, वो फैशन है, इसके बगैर हमारा लैंग्वेज पूरा ही नहीं होगा। ये गाली। देखिए, अब ऐसा भी एक आदमी मुझे मिला जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तो हमारे क्लास में जो है 3 जाट थे, उसमें से एक जो थे टोकस भाई साहब, वो तो कुछ ज्यादा ही जो है बिल्कुल उसको जो है अपने जाट आइडेंटिटी को प्रूव करने की कोशिश करता था वो हमेशा। बाकी भी जाट थे, लेकिन वो लोग जो है भाई बाकी लोगों से नॉर्मल बात करते थे, उसको हमेशा अपना आइडेंटिटी शो करना था। तो उसके जो है वाक्यों की शुरुआत जो है हमेशा ऐसे ही, एक शब्द शुरू में और एक शब्द जो है वो अंत में। तो मैंने कुछ दिनों तक देखा, एक बार तो मैंने पहले उसे बता दिया कि संदीप एक्चुअली आई कम फ्रॉम बिहार, तो हमारे यहाँ दिस इज नॉट नॉर्मल एट ऑल।
सो एटलीस्ट व्हाइल यू आर टॉकिंग टू मी कीप इट इन माइंड। फिर भी भाई आदत से मजबूर, जुबान और कुत्ते की पूंछ एक ही जैसी होती है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, तो निकलने लगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने जो उसके नाम के आगे वो वर्ड जोड़ दिया। अब जब भी मैं कभी उसे बुलाता तो उसके सरनेम टोकस की जगह पर वही वर्ड यूज करता मैं। 2 दिन 3 दिन किया, एक दिन वो मेरे पास जो है भड़कता हुआ आया। ही वाज वेरी टॉल एक्चुअली, ठीक है ना, और मैं तो उस वक्त थोड़ा मोटा भी नहीं हुआ था, तो लाइक ए स्मॉल किड, और एज में भी मेरा कम था थोड़ा। यार ये क्या कर रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये, तुमने मेरा नाम खराब कर दिया। मैंने कहा आई थॉट दैट यू लव दिस वर्ड सो मच, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी मैन। जब तुम्हें इस शब्द से इतना प्यार है तो तुम्हारी पहचान का हिस्सा होना चाहिए, है कि नहीं? हम तो अभी आगे और बात करने वाले थे, पोस्टर चिपकाने वाले थे। तो पॉइंट इज दैट लाइक उसके केस में ये नॉर्मल है, क्योंकि वहां पर इस तरह के अब्यूजिव वर्ड्स को जो है नॉर्मलाइज कर दिया गया है, फैशन हो गया है। इसी तरह से अगर वायलेंस को भी जो है हम लोग नॉर्मलाइज कर देते हैं, दो लड़का है थोड़ा बहुत तो ऐसे ही करता रहता है, नॉर्मलाइज जैसे ही कर दीजिएगा तो आपको वायलेंस नहीं दिखेगा, बट इट डज नॉट मीन दैट वायलेंस इज नॉट हैपनिंग, वायलेंस इज हैपनिंग। और एक चीज ध्यान रखिएगा, वायलेंस उसको नहीं दिखता है जो किसी ना किसी रूप से उस वायलेंस से प्रोटेक्टेड है। बात समझे कि नहीं? अगर आप मेल हैं तो आपको ईव टीजिंग जल्दी नहीं दिखेगा, हाँ, लेकिन जब आप मेल हैं ना तब भी आपको जो है पता है ईव टीजिंग कब दिखेगा? जब मेरा अंडा हाउस वाला फ्रेंड का एक्सपीरियंस बताए थे ना, नहीं आप उसके असली मर्म को नहीं समझ पाइएगा, कितना तकलीफ देह वो होता है, ये चीज आप नहीं समझ। अगर आप फीमेल्स के बीच ज्यादा मेजोरिटी फीमेल्स की और अकेले मेल है तो आपको बनना है वहां, और वही हो जाता है फीमेल के। तो यही चीज मैं कह रहा हूं ना कि वायलेंस वहां पर भी होता है। और 10 लड़के हैं तो चीज ना करे, लेकिन आपस में खुटुर जरूर करना है, ठीक है, वो भी एक तरह का चीज है। बिल्कुल, दैट्स टीचिंग एक्चुअली, ठीक है ना। अब पर्सनली मैं ऐसा क्यों बोल सकता हूं, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आई वाज ऑलवेज, आई मीन वी वर ऑलवेज अ माइनॉरिटी इन द क्लास एज ए जेंडर। हमारे मास्टर से क्लास में जो है टोटल 5 लड़के थे, मोटा मोटी जो है नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और नॉन कॉलेजिएट को मिलाकर जो है 120 स्टूडेंट थे टोटल अटेंडेंस में। लेकिन फिर मैं आपको बस ये बता सकता हूं कि वी ऑल्सो हैड हिस्ट्री डिपार्टमेंट बगल में, तो जहां पर कि जेंडर इम्बैलेंस दूसरे डायरेक्शन में था। पॉइंट इज दैट लाइक जब किसी भी एक तरह का बिहेवियर नॉर्मलाइज हो जाता है तो उसको समझना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बच्चा मान लीजिए फिजिकली बड़ा है, वो ये नहीं समझेगा कि चलते हुए किसी के सर पे हाथ रख देना जो है वो किस तरह का फीलिंग क्रिएट करता है। वो ये नहीं समझेगा कि किसी के बाल को ऐसे ऐसे कर देना जो है वो क्या फीलिंग क्रिएट करता है। वो कौन समझ सकता है? जो कि छोटा है, राइट? जो मान लीजिए कि टीचर्स अगर हम हैं, हम जब बच्चों को डांटते हैं तो बच्चे के माइंड में एग्जैक्टली क्या चल रहा होगा ये बात तो बच्चा ही समझ पाएगा। हमको लगता है ये तो हल्का फुल्का बात है, कौन सा, हमारे गुरुजी भी बोलते थे। लेकिन हम लोग एक मिस क्या कर जाते हैं कि जब हमारे गुरुजी बोलते थे तब हमको फील कैसा होता था वो एग्जैक्टली हमको याद नहीं रहता है। सर घनघोर रिएक्शन आता था, चेहरा पर जो एक्सप्रेशन रख ले अंदर का रिएक्शन घनघोर होता था। एक छोटा सा केस आपको बताते हैं। व्हेन आई वाज इन ग्रेड, साउंड ऑफ स्पीड के कब आता है सर? ग्रेड 6 में या 7 में? 6 में ही आता है, स्पीड ऑफ साउंड 6 में आता है। तो हुआ क्या था कि फाइनल एग्जाम्स में जो है मुझे इंग्लिश में 98 आया था आउट ऑफ 100। तो जो इंग्लिश के टीचर थे राम प्रताप बाबू, वो बड़ा खुश थे और तारीफ कर रहे होंगे ऑफिस में। तो गुणेश्वर बाबू थे जो कि हम लोग को मैथ और साइंस पढ़ाते थे, तो उन्होंने टोकते हुए, प्रचंड बोकस लड़का है, देखिए उसको स्पीड ऑफ साउंड नहीं पता है। अब दोनों टीचर के बीच में मामला फंस गया। मुझे क्लास से बुलाया गया तो मेरा तो वैसे ही थोड़ा हार्ट बीट बढ़ा हुआ था, क्योंकि दोनों का रेपुटेशन था। गुणेश्वर सर तो क्लास में पीटते ही थे और राम प्रताप बाबू तो खैर माहिर थे इसमें, मुझे उनसे नहीं लगी थी पिटाई। वैसे वहां जब गए तो देखे वहां पर डिबेट चल रहा है। ज्यादातर टीचर्स मेरे सपोर्ट में थे क्योंकि मैं बाकी सब सब्जेक्ट में बढ़िया करता था एक्सेप्ट फॉर मैथ्स, ठीक है ना। साइंस भी मेरा वैसे ठीक ही था, लेकिन वहां पर गुणेश्वर बाबू अकेले थे, तुमको स्पीड ऑफ साउंड नहीं पता है। उन्होंने जैसे मैं गया उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड,
तो मैंने उनको बोला कि सर 330 मीटर पर सेकेंड। उन्होंने कहा देख रहे हैं अभी भी गलत ही बता रहा है, 340 मीटर पर सेकेंड। बहुत बुरा लगा मुझे, और इतना बुरा लगा कि नॉर्मली मैं कभी टीचर्स के सामने में बोलता नहीं था, लेकिन उस दिन मैंने उनको बोला कि नहीं सर 330 मीटर पर सेकेंड है तो है। उन्होंने कहा कैसे है? मैंने कहा सर हम किताब दिखाते हैं आपको। मैंने आप लोगों को बताया होगा मेरा घर जो है वो मिडिल स्कूल से थोड़ा पास ही था। मैं वहां से भागते हुए घर पे आया, बीटीसी की बुक उठाई, भागते हुए स्कूल पर गया, रास्ते में पेज पलटते हुए गया मैं, और जाके सामने मैंने पेज वो रख दिया। मेरी बुक में 330 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ था। और ऑफ कोर्स लाइक बीटीसी का बुक जैसे एनसीईआरटी का बुक है, ज्यादा डिटेल में जाता नहीं है कि भाई अब टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा, डेंसिटी का क्या असर पड़ेगा, ये सब चीज बताई नहीं गई थी। तो अब राम प्रताप बाबू जो थे उन्होंने अब गुणेश्वर सर को धर लिया कि सर जब इसके किताब में 330 लिखा है तब तो ये सही लिखा है। उन्होंने कहा नहीं हम क्लास में 340 बताए थे। तो मैंने प्लेनली बोल दिया कि सर एक्चुअली जो चीज मैं पढ़ के समझ लेता हूं तब मैं सुनने पर ध्यान नहीं देता हूं। ये मेरी तरफ का मिस्टेक हुआ, क्योंकि भारती भवन में जो है और स्टूडेंट्स फ्रेंड्स में 340 दिया हुआ था, और इट वाज नॉट इन बीटीसी। तो देखिए एज ए टीचर मैं अपना जो है इंस्पिरेशन हमेशा जो है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से ही ड्रॉ करता हूं। कि अगर मैं क्लास 1 में था तो मैं हमेशा क्लास 5 में जाके पीछे वाले बेंच पे चुपचाप सो जाता था ताकि टीचर की नजर ना पड़े मेरे ऊपर, क्योंकि मैं उस टाइम गांव से नया नया गया था, तो नरहन उस समय में मेरे लिए बहुत ही एलियन जगह थी। तो अभी मैं जब किसी बच्चे को जो है छुपता देखता हूँ, साइड होता देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं तो मेरा अपना वाला एक्सपीरियंस याद आ जाता है। क्लास में कुछ बताते वक्त कोई बच्चा अगर नर्वस फील करता है तो मुझे अपना वाला भी एक्सपीरियंस कुछ कुछ याद आता है कि मैथ्स में आते हुए भी हम नहीं बना पाते थे, डर जाते थे। मोटा मोटी जिस किसी भी दिन गुणेश्वर सर ने टेस्ट लिया होगा एक क्लास, हाँ मोटा मोटी हम खाने में जरूर रहते थे। हाँ चार्ट की जगह पर हम 2 ही छड़ी इसलिए खाते थे क्योंकि हम आधा सवाल हमेशा सॉल्व करते थे और आधा सॉल्व करके जो है हम रुक जाते थे। तो देखिए वायलेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले जो है हमको अपने टिपिकल माइंडसेट से थोड़ा अलग होकर भी सोचना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पैथी के बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी ना, एम्पैथी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी पुरुष जो है वो ईव टीजिंग को देख के नहीं पहचान पाएंगे। जो पुरुष एम्पैथाइज कर सकते हैं वो इजीली पहचान लेंगे कि भाई ये गलत हो रहा है, लेकिन जो एम्पैथाइज नहीं कर सकते हैं, अरे हमेशा से होता आया है, कौन सा नया बात है। स्कूल में ही कोई बच्चा किसी को मारा, मुंह पर कुछ बोल दिए, पीछे से लड़का पड़का है, ऐसा चलता रहता है। इस तरह का एक्सप्रेशन आता है कि नहीं आता है? यही लेकिन जो नॉर्मलाइज किया जाता है, देखिए इसका क्या असर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक रिजवान और गौरव का केस आपको दिया गया है कि 2 महीने से कुछ सीनियर बॉयज जो है वो रिजवान के स्कूल में अपना जो है भारी भरकम बैग जो है बेचारे रिजवान और गौरव को थमा देते हैं, उठा के घर पर लेकर चल। और जब रिजवान और गौरव कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो वो जो है उसको गाली वाली देते हैं, धक्का उक्का मारते हैं, लात वात मारते हैं और बोलते हैं अरे मर्द बन मर्द बन। The point is that somewhere gender identity is being used to traumatize those kids. तो इन सिचुएशंस में क्या होना चाहिए? तो अभी तक हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि इमोशनल वायलेंस क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है और फिजिकल वायलेंस क्या है। सेक्सुअल इमोशनल वायलेंस में क्या हो गया, जैसे कि टीचर ने जो है उषा को बोल दिया, या किसी का जो है हम नाम जो है थोड़ा सा इंसल्टिंग वाला पिक कर लेते हैं, या फिर कोई किसी के लिए जो है अब्यूजिव वर्ड का यूज कर देता है। देखिए वायलेंस बड़ा ट्रिकी चीज है और कई बार इसीलिए हमें अपने शब्दों का चयन जो है बहुत केयरफुली करना चाहिए। एज ए टीचर अगर हम क्लास के सामने बोल देते हैं कि ये लड़का बहुत गधा है, ये बच्चा जो है बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं है, या फिर इसके पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। देखिए जैसे लोग कहते हैं ना टेढ़ा है बट मेरा है, तो पेरेंट्स भी कैसे भी रहे हैं, बच्चे के नजर में पेरेंट्स हैं वो। तो इन सभी ये सब केस में भी क्या हो रहा है, शब्द भी कहीं ना कहीं जो है चोट पहुंचाने का काम कर सकता है, राइट। सेक्सुअल हैरेसमेंट, ईव टीचिंग हो गया, इसके अलावा जो है इनएप्रोप्रिएट टच हो गया। एज ए टीचर मान लीजिए कि हमें बच्चों को जो है गुड टच और बैड टच बताते रहना चाहिए। आई थिंक हमारे स्कूल में टीचर्स बता भी रहे हैं ऑलरेडी, जो गर्ल्स वगैरह जो है उनको तो अर्ली ऐसे ही बताया जा रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि दिस शुड नॉट बी लिमिटेड टू गर्ल्स ओनली।
गुड टच, बैड टच, इट अप्लाइज टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। कारण ये है कि ये इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है हम लोग ये मान के चलते हैं कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अगेंस्ट विमेन। नहीं, वायलेंस इज ऑलवेज डायरेक्टेड अगेंस्ट समवन हु इज वीक और हु इज हेल्पलेस इन ए सिचुएशन। बात समझे कि नहीं? कोई अगर कमजोर है, हेल्पलेस है, तो उसके अगेंस्ट वायलेंस होता है, एंड दैट इज व्हाई इट नीड्स टू बी अपोज्ड। समझ गए कि नहीं? लड़का हो, लड़की हो, कोई भी अगर वल्नरेबल पोजीशन में होगा तो जो प्रेडेटरी माइंडसेट के लोग होंगे वो हमेशा उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एंड दैट्स व्हाई यू नो लाइक किड्स शुड आल्सो बी मेड अवेयर ऑफ इट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। फिजिकल वायलेंस, राइट? अब देखिए फिजिकल वायलेंस में से मैंने कहा कि फिजिकल वायलेंस का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे कल्चर में नॉर्मलाइज हो गया है काफी हद तक। नहीं, पीटना, मारना, पीटना वगैरह सब हमारे कल्चर का नॉर्मल हिस्सा बन गया है। इसीलिए इन सभी वायलेंसेस को या इन सभी फॉर्म्स ऑफ वायलेंस को जो है हमको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली जज करना होगा, और इसके बारे में बच्चों को भी जो है हमें कॉन्फिडेंट ये बनाना होगा कि कैसे इसको हैंडल करना है। नॉर्मली वायलेंस का जो भी शिकार होता है उसके अंदर ये सारे इमोशंस आपको जो है वो देखने को मिल सकते हैं। शॉक, जब कोई वायलेंस का शिकार होता है तो सबसे पहला तो शॉक वाला फीलिंग आ सकता है कि भाई ये क्या हो गया, आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग इट। फियर, कंफ्यूजन, सैडनेस, एंगर, ये सारे फीलिंग्स होंगे। सबसे खतरनाक फीलिंग लेकिन इधर है, गिल्ट एंड शेम। अब मान लीजिए कि हम छोटे हैं, क्लास में कोई जो है बड़ा लड़का जो है हमको 2 थप्पड़ जो है वो दे दिया। अब हमको ये लग रहा है कि हम किसी को बोलेंगे तो वो क्या बोलेगा, अरे फलाना को मार लग गया, इसीलिए हम जो है इसको अब नहीं बोलेंगे। शेम का एलिमेंट आ गया। लड़कियों के केस में या लड़कों के केस में भी कई बार ये भी होता है कि अगर उसका कोई उसके अगेंस्ट वायलेंस करता है तो उसके दिमाग में ये आता है, या लोग भी उसको बोल देते हैं कि तुम्हारी गलती थी, यू शुड नॉट हैव बीन एट दैट प्लेस, तुम कर क्या रहे थे वहां पर, राइट? अब मान लीजिए कि कोई किसी को इस तरह से अगर बोल रहा है तो दूसरा जो बच्चा सुन लिया उसके दिमाग में तो पहले ही आ गई ना कि अगर हमारे अगेंस्ट वायलेंस होता है तो ये गलती हमारी है, दैट वी पुट आवरसेल्व्स इन दैट सिचुएशन। तो ऐसे में वो क्या बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो अब जब भी कोई वायलेंस का विक्टिम होता है तो उसको ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी क्योंकि दिमाग में बार बार जो है वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो है वो चल रहा है, राइट? मेंटल हेल्थ, क्योंकि बार बार उसके दिमाग में यही ना आएगा दैट आई वाज हेल्पलेस, आई हैव नो हेल्प अवेलेबल, ये वाली फीलिंग आएगी। फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। किसी बच्चे को मारा, मान लीजिए मारने की वजह से जो है इंजरी हो गई, या फिर कई बार जो है मान लीजिए कि सेक्सुअल वायलेंस के केस में जो है और भी तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बच्चों को प्रभावित या जो बच्चों पर असर पड़ सकता है। तो अब्यूज का जो है डिटेक्टर क्या क्या है? तो बिहेवियरल डिटेक्टर क्या है कि जो किसी तरह के वायलेंस का विक्टिम है वो सोशली अपने आप को जो है अब अलूफ रखना शुरू कर देगा। उसके अंदर एक अलग तरह की हॉस्टिलिटी या एग्रेशन जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। कुछ भी बोलिएगा तो तुझक के बोल लेना, ये भी हो सकता है। उनका बिहेवियर जो होता है प्लेजेंट वाला नहीं रहता है। इसके अलावा जो है उनका पेरेंट्स या जो भी उनके गार्जियन है उनके प्रति जो है अटैचमेंट वाला भाव जो है वो खत्म हो जाता है। उनके अचीवमेंट पैटर्न में भी लाइक क्लासरूम परफॉर्मेंस, पार्टिसिपेशन, इनमें भी आपको जो है काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। अक्सर जो है वो सेक्सुअली एक्सप्लिटिव लैंग्वेज का प्रयोग करने लगेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ लोग असभ्य भाषा कहते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। और इस तरह के बच्चों में जो है सब्सटेंस अब्यूज की प्रॉब्लम भी जो है वो आ सकती है। दिस इज एट द लेवल ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजिकली क्या होगा? तो इन बच्चों में जो है ईटिंग और स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकते हैं कि टाइम पर नहीं सोना, जगे रह जाना, ये सब, क्योंकि दिमाग में कुछ चल रहा है।
इनमें जो है एंजाइटी, डिप्रेशन और इसके अलावा जो है सुसाइडल थॉट्स वगैरह सब भी जो है वो आ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक आई हैव कम अक्रॉस फ्यू क्लासमेट्स, one classmate in particular who always had like this bruise marks on her wrist. ठीक है। सेक्सुअल वायलेंस के केस में जो है प्रेगनेंसी हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं और इसके अलावा जो है बच्चों के बिहेवियर में ये भी चेंज आ सकता है कि उनका बिहेवियर जो है वो यानी कि वो अर्ली सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हैं। नॉर्मली हम लोग जो है इन सिम्टम्स को देखते हैं तो हम लोग जो है बच्चों को जज करते हैं, लेकिन हम लोग ये शायद नहीं सोच पाते हैं कि शायद इसके पीछे भी कुछ जो है रीजन रहा होगा। बिकॉज रिमेंबर दैट एडोलेसेंस इज ऑल्सो द टाइम वेयर किड्स पास फ्रॉम इनोसेंस टू एक्सपीरियंस, और अगर इनोसेंस का लॉस जो है अनहेल्दी तरीके से होता है, अगर आपकी मासूमियत जो है वो अगर अनहेल्दी तरीके से चली गई तो आपका भी टेंडेंसी कैसा डेवलप होगा। अरे भाई हमको बचपन में जो है गलती करने पर पिटाई लगा था, हमको क्या लगता है गलती करने पर हमको दूसरे को भी क्या करना है। तो अगर हम जब वल्नरेबल थे तो हमारे साथ किसी ने गलत किया तो हमको क्या लगता है कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ, कोई दूसरा वल्नरेबल है तो हम भी उसके साथ गलत कर ले। नहीं, देखिए नॉर्मलाइजेशन ऐसे ही होता है। तो अब इन सिनेरियोज में जो है, और इसके अलावा जो है फिजियोलॉजिकल क्या हो सकता है, तो साइकोसोमैटिक इलनेसेस के मेंटल प्रॉब्लम की वजह से जो है बीमारी, शरीर में जो है बीमारी का लक्षण आने लगेगा। साइको रेफर्स टू माइंड, सोमैटिक रेफर्स टू बॉडी। जेनिटल एरियाज में पेन या स्वेलिंग हो सकती है, यूरिनरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इसके अलावा जो है वॉमिटिंग, ड्रॉजीनेस, सीजर, ये सब हो सकता है जब कोई पॉइजन वगैरह टाइप के सब्सटेंसेस का यूज करे। अगर कोई किसी को जबरदस्ती डुबाने उबाने का प्रयास करता है तो ऐसे में जो है सफोकेशन वगैरह सबका जो है सिम्टम आ सकता है। वायलेंस के विक्टिम्स के केस में जो है आपको बाइट मार्क्स, ब्रूजेस, बर्न्स ये भी देखने को मिल सकते हैं। और इस तरह के बच्चे जो होते हैं इनका जो है कह सकते हैं कि ओवरऑल जो पर्सनल हाइजीन है वो नेगेटिवली अफेक्टेड होता है। अब ये वायलेंस कहाँ हो सकता है, तो ये वायलेंस स्कूल में हो सकता है, स्कूल के रास्ते में हो सकता है, घर में हो सकता है, आपके मोहल्ले में हो सकता है, और साइबर स्पेस में फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हो सकता है। और खास करके एडोलेसेंट्स को इस केस में जो है स्पेशल हेल्प की जरूरत होती है। कारण ये है कि हमारे यहाँ का कल्चर क्या है, पहले ही बता दिए कि हम किसको ब्लेम करते हैं, विक्टिमाइजर को या विक्टिम को। विक्टिम को हम लोग ब्लेम करते हैं। आपका पॉकेट मारी हो गया ना तो पहला चीज लोग यही बोलता है कि रे ध्यान कहां था तुम्हारा। पॉकेट मार को दोष नहीं देंगे, वो सफाई से निकाल के चला गया, पहला दोष आपका है कि नहीं। रोड पर किसी गाड़ी वाले ने ठोक दिया, किधर देख के चल रहा था। तो विक्टिम शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग ये सब चूंकि हमारे यहाँ होता है तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बेहद इंपॉर्टेंट है कम से कम हम लोग जो है इस विशियस साइकिल को ब्रेक करें, ताकि अगर कोई वायलेंस का शिकार होता है तो वो कॉन्फिडेंटली ये शेयर कम से कम कर सके, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक वायलेंस है जिसका कि शरीर पर जो असर है वो अंदर आपको दिखाया गया है। बाल खींचना, किसी के बारे में गॉसिप करना, हैरेस करना, राइट, किसी के बारे में रूमर फैलाना, बुलिंग करना, साइबर बुलिंग करना। लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर जो है फेक आईडीज वगैरह से कुछ कुछ जो है कमेंट्स वगैरह जो करते रहते हैं, राइट। किसी को जो है नेम कॉलिंग करना, किसी को ग्रुप से जो है एक्सक्लूड करके रखना, ये सब वायलेंसेस के फॉर्म है। और बच्चों में इसका क्या असर हो सकता है, उनके अंदर गुस्सा होगा, उनके अंदर जो है हर्ट वाली फीलिंग आएगी, वो हमेशा चिंतित रहेंगे कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए आप अपने ऊपर ही सोच लीजिए कोई एक आदमी है जो कि आपको हर्ट करता है और आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आदमी आपके लाइफ से बाहर नहीं जा रहा है, तब ऐसे में जितनी बार भी वो आदमी आएगा वो वायलेंस परपिट्रेट करे कि नहीं करे, आपके मन में क्या चलेगा, कुछ ना कुछ होगा। कुछ आदमी को देख के देखते हो गए, कुछ आदमी आता होगा ना तो आपका मन पहले से ही सिहर जाता होगा, अरे आ गया फिर से।
क्योंकि देखिए हम वायलेंस की बात जब कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ फिजिकल वायलेंस इन्वॉल्व नहीं है। मान लीजिए मेरा कोई रिलेटिव है, जितनी बार आता है उतनी बार जो है मुझे वो बेवकूफ बता के जो है चला जाता है, ये भी वायलेंस हुआ ना। तब ऐसे केस में जो है मेरे मन में हमेशा चिंता यही रहेगी, अरे फल्ला मामा आ रहा है, भगवान भगवान पैर तोड़ देना, यहां पहुंच ही ना पाए, है कि नहीं है? सॉरी मैम, नहीं मैम, बचपन से मैंने एक सिद्धांत बनाया कि लॉयल्टी हमेशा एक चीज के प्रति रहनी चाहिए, तो या तो मेरा गांव या फिर नानी का गांव, एक को तो चूज करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं तो अपने गांव के साथ रहूंगा, बाकी जो भाई बहन थे वो अपना ननिहाल चुन लें। इसीलिए मैंने लाइफ में प्रिंसिपल बनाया है, मैं अपने मामा का चेहरा जो है बाय डिफॉल्ट भूल जाता हूँ। सॉरी, नहीं मैम, उनकी कहानी में जो है फैक्ट की कमी है। मेरा रिकॉर्ड है, मैं अभी तक अपने ननिहाल सिर्फ 3 बार गया हूँ, उनसे पूछेगा वो कितनी बार गए हैं। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं अपने सिर्फ एक मामा को पहचानता हूँ, उनको पूछेगा वो कितने लोगों को पहचानते हैं। इसी से प्रूव हो जाएगा कि वो किसको ज्यादा पसंद करते थे, है ना। मैं अगर अवॉइड करता था तो मैं इसको जो है सिर्फ प्रिंसिपल में ही नहीं, एक्शन में भी अवॉइड करता था। लेकिन खैर चलिए, वो दूसरी बात हो गई। सॉरी, कौन? चंदन सर? हाँ, वैसे भी पहुंच जाते थे वो। अब देखिए, किसी भी तरह के वायलेंस से के केस में पहला तो है कि डिटेक्टिंग द वायलेंस, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है एक्टिंग अगेंस्ट वायलेंस। अगर आपके खिलाफ कोई वायलेंस कर रहा है, आप अगर कुछ नहीं बोलिएगा तो दूसरा तो नहीं बोलेगा कुछ। तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न टू से नो। आप कमजोर हैं कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैव टू से नो। क्योंकि जब आप नो बोलते हैं ना, तो कम से कम उसको एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट मिल गया कि भैया तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, बहुत ज्यादा जो है हाथ पैर नहीं पटकना है, क्योंकि ऐसा करके जो है आप अपनी आप कमजोरी को दिखा रहे हैं कि आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन। प्लेनली नो, दिस इज नॉट द बिहेवियर आई लाइक, दिस इज नॉट समथिंग आई एक्सपेक्ट। बात खत्म। अब मनुख होगा तो समझेगा, अगर मनुख देवा होगा तो क्या होगा? अभी भी ये चीज लेकिन तब होगा ना जब कोई विरोध करेगा। अगर मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर कमेंट कर दिया और आप चलते चले गए तो क्या होगा? कोई मुझे बुली कर रहा है, मैं किसी को नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे डर लग रहा है या मुझे शर्म आ रही है, क्या होगा इस पे? सो standing against violence, yes ma'am, standing against violence, this is the first step in preventing violence and ensuring safety and security against violence. क्वेश्चन आपके लिए है। Yes, आप ma'am. बोले आप सिर्फ 3 बार ननिहाल गए हैं, जब से आप पैदा हुए आपकी मम्मी अगर पहले भी आपको ले गई होगी सो आपको याद नहीं है? अब मैम देखिए, अब मान लीजिए कि हम सोए हुए हैं, मुंह में कोई चरणामृत दादे तो उसका गिनती थोड़े होगा। लेकिन मैम मेरी 3 साल से मेरी मेमोरी इंटैक्ट है। यस मैम। ये नहीं है कि आप सोए हुए में डाला गया आपके मुंह में चरणामृत किया जाएगा, होता ये है कि आपके मुंह में डाला गया। नहीं। You see ma'am, that actually brings us to another philosophical debate कि what is body without consciousness। तो इसीलिए जो है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। नहीं, एक्चुअली देखिए, मेरे चॉइस का रीजन एक दूसरा भी था। मेरा रीजन था कि मैं गांव में रहता नहीं था, मैं नरहन में रहता था। तो मैं जब कभी मैं गांव आता था तो गांव से ही मेरा मन नहीं भरता था, तो मैं ननिहाल क्यों जाऊंगा, है कि नहीं? क्योंकि मेरे लिए गांव ही जो है वो स्कार्स एक्सपीरियंस था। सो आई डिड नॉट लाइक गोइंग टू माय ननिहाल एंड दैट वर्कड इन माय फेवर एज वेल। सो बेसिकली लाइक वायलेंस को हैंडल करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट वायलेंस। सेकेंड इज दैट यू हैव टू टेक एक्शन। जो जैसे कि मान लीजिए कि टीचर्स से डिस्कस करना, पेरेंट्स से डिस्कस करना। टीचर और पेरेंट्स जो होंगे उनके साथ आप फर्दर भी एक्शन ले सकते हैं आप,
फर्दर एक्शन क्या हो सकता है? आप जो है लार्जर सोसाइटी से बात करते हैं, नहीं, गांव में जो भी प्रमुख लोग होते हैं, अपने यहाँ ये व्यवस्था पंचायती के रूप में चलता था, नहीं, अरे फलामा तोहर बेटा हमरा बेटा के मार लग के चल फैसला करबे, ये भी एक चलता है। और इसके अलावा जो है सेक्सुअल वायलेंसेस वगैरह के केस में भी जो है इस तरह की पंचायत वगैरह की व्यवस्था हमने देखी है। दूसरा ये भी होता है फिर कि अगर मान लीजिए कि नॉर्मल तरीके से कोई बात नहीं समझता है तो फिर कौन सा एक रास्ता बनता है? अरे पुलिस भी तो है, एडमिनिस्ट्रेशन भी तो है ना, राइट? सो स्टैंडिंग अगेंस्ट वायलेंस, टेकिंग एक्शन अगेंस्ट वायलेंस, दैट इज द ओनली वे टू प्रिवेंट इट, टू इंश्योर सेफ्टी अगेंस्ट इट। और हाँ, स्कूल में कम से कम हम लोग जो है इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो आइसोलेटेड एरियाज है, हम लोगों ने वायलेंस के केस में क्या देखा है, वायलेंस कहां ज्यादा होने का चांस होता है? आइसोलेटेड एरियाज में, है कि नहीं? जहां पर भी खाली जगह है वहां पर वायलेंस के चांस ज्यादा होते हैं। तो वी शुड ऑलवेज कीप सम लाइक आई अराउंड सच प्लेसेस, कि चलते फिरते भी थोड़ा सा हम नजर जरूर रख ले कि इस तरह के इंसिडेंट्स को जो है प्रिवेंट किया जाए। और अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी हमें पॉजिटिवली हैंडल करना है, ताकि वो बच्चा जो है वो सिक्योरली जो है अपने आइडियाज को या अपने फीलिंग्स को, अपने फियर्स को शेयर कर सके। सो वेल, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल. So we will take 5 minutes break here, and after that we will resume with the session. Okay, thank you.